एक क्वेश्चन ले आइए, बच्चों को जो दिए थे मांग के लाइए। बाद वाला जो क्वेश्चन था वो दीजिए। सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन जो था, बट देखिए सबसे जरूरी है लिखने की बहुत हड़बड़ी ना दिखाएं। कोई भी क्वेश्चन हो पहले उसको पढ़िए, एक बार, दो बार, चार बार, जब तक आप ये ना क्लियर कर लो कि हमको किस दिशा में चलना है। जब दिशा ही नहीं मालूम होगी तो कैसे निकलोगे बताओ। घर से चल के और किसी तरफ चलने लगोगे, पहले ये तो मालूम चले जाना किधर है। क्वेश्चन क्या था मैंने जो दिया था कि संघात्मक तथा एकात्मक संविधानों में अंतर बताइए। ये तो साफ है, कोई बहुत इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था उत्कृष्ट है। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण ठीक है, नहीं ठीक है, सत्ता का केंद्रीकरण ठीक है, नहीं ठीक है, इस पे समीक्षा आपको नहीं करनी थी। आपको सिर्फ ये बताना था कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए कौन सा ठीक है। जो ऑनलाइन हमारे मित्र हैं, क्वेश्चन है बेटा नोट कर लें, आप भी लिखिएगा। क्वेश्चन ये है कि संघात्मक तथा एकात्मक संविधानों में अंतर बताइए और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था उत्कृष्ट है। तो ये इसका आंसर लिखिएगा, वही 250 शब्द है। तो जो हमारे मित्र लिखे हैं ऑफलाइन वाले, उनसे कुछ बात कर रहे हैं। एक बात होता है बेटा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए एकात्मक संविधान उचित नहीं है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए संघात्मक है। अब ये अलग बात है कि संघात्मक व्यवस्था, ये अलग बात है कि संघात्मक व्यवस्था में भी कोशिश यही होती है कि जो सत्ता का झुकाव हो वो थोड़ा केंद्र की ओर हो। माने एक गंभीर विकेंद्रीकृत व्यवस्था तो नहीं ही अपनाई जाती है, शक्तियों का झुकाव कोशिश किया जाता है कि संघात्मक में भी थोड़ा सा बढ़ा रहे किधर, केंद्र की ओर, क्योंकि सबको बांध के रखना है। वो सब समीक्षा की अलग विषय वस्तु है, लेकिन विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए तो मुझे लगता है कि निर्विवाद रूप से संघात्मक व्यवस्था ठीक है। हाँ, इसमें भारत वर्ष का कहीं नाम वाम नहीं था, तो भारत वर्ष का भी उल्लेख नहीं करना था। भारत के लिए कौन सी व्यवस्था उचित है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता तो फिर संघात्मक ही लिखते, लेकिन फिर कंटेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटा। कभी कभी बड़े साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति में कहां तक सुधार हुआ, टिप्पणी लिखिए। अब ऐसे क्वेश्चन या ऐसे तमाम क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। क्या इस क्वेश्चन को कोई नहीं लिख सकता? हर कोई लिख सकता है, लेकिन हर कोई में और आप में एक अंतर होना पड़ेगा ना बेटा। आप में अंतर ये होना पड़ेगा कि थोड़ा बौद्धिक दिखे, थोड़ा सा ये लगे पढ़ के कि भाई ये जो लड़का लिख रहा है वो पढ़ा लिखा है, उसकी विषयों पे व्यापक दृष्टिकोण है। सैद्धांतिक के अलावा व्यवहारिक पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिद्धांत, अरे भाई पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, काहे के लिए दिया गया? इसीलिए दिया गया कि महिलाएं सशक्त हों, निर्णय निर्माण में महिलाओं की भूमिका हो, क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें महिलाएं अपना सहयोग करें। इस देश की जो 50% जनसंख्या है वह भी तो अपनी भूमिका का निर्वहन करे। लेकिन परेशानी तो आपके सामने आ ही गई। सिर्फ कहने के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया, बाकी तो सब उनके पति लोग ही संभालते हैं बागडोर। कुछ लोग तो लिख भी लेते हैं प्रधान पति। अब ये कौन सा एक टर्म आ गया धरती पर, हमारे तो समझ के परे है। प्रधान भाई लिख लो प्रधान पुत्र लिख लो, ये बेकार की सब चीजें हैं बेटा। यानी जिस मंशा से हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को भागीदारी दी, वह मंशा सफल नहीं हो पाई, क्योंकि महिलाएं ऑटोनॉमस डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। कुछ इक्का दुक्का प्रवादों को छोड़ दें तो वो तो प्रधान जी हैं, उनकी पत्नी प्रधान है, मुहर लेके अपने ही घूम रहे हैं पत्नी का। कहाँ मुहर लगना, दस्तखत अपने ही कर दे रहे हैं पत्नी का। तो वो सब व्यवहारिक धरातल पे जाके बात करनी होगी। लेकिन ये अच्छी बात थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा,
यानी सदन में जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तब जाके महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि वहां पति नहीं जाएंगे, है ना। तो कहते हैं कि नहीं पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, हम खुद ही आ गए हैं आज, ये तो नहीं चलेगा। तो जिस लेवल पे काम होना था बेटा उस लेवल पे काम तो हुआ नहीं, और लोकसभा में महिलाओं की सीटों का आरक्षण का मुद्दा अभी भी लटका ही पड़ा है, जो पिछले 20-25 साल से चल रहा है। करना इन्हीं लोगों को है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो महिलाएं क्रिमिनल नहीं होती, है ना। एक महिला को पुलिस ढूंढ रही है वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत सक्रिय क्राइम में इन्वॉल्व होती नहीं। तो अगर 50% आरक्षित जगह हो जाए सदन में, तो एक बात की तो गारंटी है, कम से कम 50% अच्छे लोग चले ही जाएंगे, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग नहीं होंगे। तो वो नहीं हो रहा है, करना इन्हीं लोगों को है। हर पार्टी पब्लिक मंच पे आके भाषण देती है कि महिलाओं के लिए सदन में आरक्षण आवश्यक है। तो जो सारे लोग कहते हैं भैया, तो फिर हो काहे नहीं पाता। केजरीवाल जी सबसे चिल्ला रहे थे इन सब बातों पे। तो ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है बेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है 50% महिलाएं आ जाएंगी तो साहब लोग कहाँ जाएंगे। 50% का मतलब ढेर सारे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। ये सब है परेशानी। पंचायत में अगर आप देखो, मैं किसी क्वेश्चन पे डिबेट नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन को लिखना कैसे है। बिल्कुल मत लिखिए तब तक जब तक आपको राह ना समझ में आ जाए। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो जरूर कुछ न कुछ टेढ़ा मेढ़ा आपको समझ आएगा कि हमको चलना किधर से। जब पाथ आपको नजर आ जाए तो फिर लिखिए, और तब आपके लिखने में ग्रेविटी होगी। हाँ, लिखते समय फिर कोई तथ्य मिले, कोई आपके पास विशेष कंटेंट हो, तो जरूर उसका उल्लेख करिए, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए कि आपके पास नॉलेज कुछ अलग है। बस यही करना होता है। तो ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का संदर्भ ये था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि दोनों के बारे में बता देना है, और बताया है आप लोगों ने, बहुत अच्छा बताया। और फिर ये बताना है कि सत्ता का जब विकेंद्रीकरण किया जाए, तो मुझे लगता है कि पहले वाले प्रश्न का ही उत्तर तो दूसरे में छुपा है। अगर आप संघात्मक व्यवस्था का वर्णन करोगे तो वही बात तो आपको बतानी थी। इस तरह का संविधान होना चाहिए, फेडरल संविधान होना चाहिए। चलिए बेटा, अब उसको ही समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो ऑनलाइन वाले हमारे मित्र हैं लिखेंगे बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने दिया था, फिर से रिपीट कर दें कि संघात्मक और एकात्मक संविधानों की विशेषता बताना है ना बेटा। हाँ, मैं अंतर डिफरेंस क्या है, और फिर ये बताना है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कौन सी संवैधानिक व्यवस्था ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा अच्छी है, प्रासंगिक है। 12 पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेटा जहां समाहित किया था, थोड़ा सा एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा, है ना बेटा, क्योंकि अब इस इलाके को हम लोग छोड़ रहे हैं, नए इलाके में प्रवेश करेंगे। तो थोड़ा सा देखिए, एक्चुअल में हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक पिछले 10 दिन से 8 दिन से, जो भी समय हो, वो टॉपिक ये था कि भारत के संविधान पर प्रभाव। टॉपिक तो पूरा यही था, पर प्रभाव। तो इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे जिसको हम लोगों ने शुरू में ही निपटा लिया। जैसे मैंने कहा था कि हमारे संविधान पे वैचारिक प्रभाव किसका पड़ा, तो वैचारिक प्रभाव सभी पड़ा, राष्ट्रीय सुंदरता का पड़ा, सारी चीजों का पड़ा, लेकिन व्यक्ति के रूप में सबसे अधिक प्रभाव महात्मा गांधी का पड़ा, इसमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं है। अब संवैधानिक प्रभाव पे हम लोगों ने बात किया था, तो उसको भी 2 दिशाओं में बांटा था, एक बाह्य प्रभाव और एक आंतरिक प्रभाव। लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। यानी पूरा जो हम लोगों ने डिमार्केट किया था बेटा, पूरा चीजों को बांटा था, उसको थोड़ा देख लें। एक तो हम लोगों ने कहा था वैचारिक, और एक कहा था हम लोगों ने संवैधानिक। अच्छा, एक चीज बताइए, जब हम लोगों ने एक पूरी डिजाइन फॉर्मेट कर ली थी, तो उसी डिजाइन को तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, तो क्लास एकदम स्मूथ है। अब ये सोचना थोड़ी कि आगे क्या पढ़ना है, कि आके क्लास में सोचें क्या पढ़ा जाए आज, क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। दिशा एकदम क्लियर है, किस तरफ बढ़ना है, कहां पहुंचना है, एकदम साफ दिख रहा है। तो आंसर लिखते समय भी यही सब करना होता है। कुछ बच्चे स्केच बना लेते हैं, कुछ बच्चे छोटा छोटा लिख लेते हैं कि भाई ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे अंत कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन समझने के बाद।
इसको भी हम लोगों ने दो दिशाओं में बांटा था बेटा। एक कहा था वाह्य। वाह्य आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत बचपन से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वाह्य में अगर कुछ पूछेंगे तो थोड़ा टिपिकल पूछेंगे, सहज तो नहीं ही पूछेंगे। और एक मैंने कहा था क्या बेटा, आंतरिक प्रभाव। आंतरिक को फिर दो दिशाओं में बांटा था। एक बांटा था क्या बेटा, कंपनी के शासन का प्रभाव, और एक क्राउन के शासन का प्रभाव। अब आज के बाद यह हिस्सा फिनिश हो जाएगा। फिनिश तो हो ही गया है, 1935 हम लोगों ने बात कर लिया। एक औपचारिकता रह गई है भारत सुंदरता अधिनियम की, वो सिर्फ औपचारिकता है, उसकी चर्चा हम कर लेंगे। इस पे बात हो गई है, इस पे भी चर्चा हो गई है, इस पे चर्चा हो गई, और इस पे चर्चा हो गई। यानी ये हिस्सा जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कंपनी के शासन के अधिनियम एक बार फिर से बोल दिया जाए मुंह से, 1773, 1784, 1786, 1792, 1813, 1793, 73 के बाद 20 जोड़ोगे 93, फिर 1813, 1833, 1853। उधर आइए 1858, नाम नहीं बोलना है, खाली सन बोलना है। 1861, 1892, 1909, 1919, 1965, इतनी बातें हैं। अब जब ये बोल लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिमाग को जोड़ डालिए। 1919 क्या था, तो दिमाग कुछ याद करेगा, कुछ भूलेगा, कुछ याद करेगा। तो जो याद किया है बड़ा अच्छा है, जो भूला है एक बार पलट के देख लीजिए। 1935 कुछ फ्लैश आउट हो रहा है। एक तो साफ साफ दिख रहा है संघात्मक, एक दिख रहा है द्वैध शासन समाप्त किया, केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया। मोटी मोटी बातें तो साफ साफ दिख ही रही है। अब संघात्मक था तो कैसे था, क्या किया, वो अलग चीज है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे बेटा। और ये इलाका थोड़ा इतिहास के और नजदीक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको पढ़ेंगे, संविधान सभा बनाएंगे, संविधान का निर्माण करवाएंगे। पहले संविधान तो बन जाए तब ना संविधान पढ़ा जाएगा, है ना। और उसकी सारी पेचीदगी भी समझनी है। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा इशारा किया था कि सन 1935 और 15 अगस्त 1947 के मध्य कुछ और हुआ, और वो ये हुआ कि इसी के बीच में एक बन गई हमारी संविधान सभा, और जिसने संविधान का निर्माण किया। निर्माण आगे तक हुआ, जब क्रोनोलॉजी देखिए बेटा तो समझ में आएगा। वास्तव में संविधान जो बनके तैयार हुआ वो तो हुआ 26 नवंबर 1949। तो ये तीन बातों पर थोड़ा नजर रखिए, एक 1935, एक 1947 और एक 49, और एक ये संविधान सभा। उस समय भी बोला था मैंने, फिर से आज रिपीट कर रहे हैं कि संविधान के निर्माण का कार्य हमारे स्वतंत्र होने के पहले शुरू हो गया। डायग्राम में देख रहा, ठीक है बेटा। और संविधान के निर्माण का कार्य जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 औपचारिक रूप से, मानो फॉर्मली संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हो गया 9 दिसंबर 1946 से। अब इन सब डेट पे नजर डालना बहुत जरूरी है बेटा, तब समीक्षा हो पाएगी, बाकी तो सब हो ही रहा है। 9 दिसंबर 1946 को, यानी 46 में हम लोगों ने संविधान बनाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया होगा वो मैंने आपसे समीक्षा किया था। बहुत सिंपल सी बात है, अंग्रेज ये चाहते थे कि हमारे रहते रहते संविधान बन जाए, क्योंकि अगर हम चले गए और इनके ऊपर छोड़ के चले गए कि आप संविधान बना लीजिएगा तो महान देश का संविधान शायद ही बन पाता, कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ जाते आपस में। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे जाने के पहले पूरी डिजाइन कंप्लीट हो जाए।
लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि अभी भी ये तोहमत लगती है, समीक्षा करने वाले कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो अंग्रेजों की डिजाइन पे बना हुआ है। इतिहास में कहीं कोई ऐसा साक्ष्य एविडेंस तो नहीं दिखता कि संविधान बनाने में अंग्रेजों ने कोई दखल किया, भाई आपका संविधान ऐसा होना चाहिए, आपका संविधान वैसा होना चाहिए, ऐसा कोई उन लोगों ने इंटरफेरेंस तो नहीं किया। लेकिन अब तोहमत तो लगी जाती है ना बेटा, कि संविधान तो तब बनना शुरू हुआ जब हम स्वतंत्र नहीं थे, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका प्रभाव रहा होगा। लक्षण कहीं दिखता नहीं, क्योंकि अगर रहा होता तो संविधान शायद ऐसा नहीं हुआ होता। लेकिन अब जैसे कांग्रेस पे तोहमत तो लगी जाती है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने की। अब अंग्रेजों का लक्षण हो ना हो, लेकिन अब विपक्ष तो हमलावर हो ही जाता है कि भारतीयों की पार्टी है, इसको अंग्रेजों ने बनाया, अपने हितों के लिए बनाया, वो अलग चीज। संविधान बनना शुरू हुआ और बन के तैयार हुआ इस तारीख को, बोले बेटा। इस बीच में हमको कर दिया गया स्वतंत्र। यह भी एक सोची समझी रणनीति थी। रणनीति सिर्फ ये थी कि संविधान बनाना आप शुरू करिए, वो ऐसे समझो ना कि चलती हुई गाड़ी की ड्राइविंग सीट आपको हैंडओवर किया और फिर गाड़ी से खुद उतर गए बीच में, ताकि ये ना लगे कि हमने आपको चलाने में सहयोग किया, हमने आपको गाइड किया। जो सहयोग करना था वो कर दिया, 1919 में किया, 1935 में किया, सिखा दिया कि गाड़ी कैसे चलानी है। यानी हमको मंत्री बना के चीजों को क्लियर किया। नहीं, ये आसान टास्क नहीं है बेटा, आपको भी कोई मंत्रालय दे दिया जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिल जाएगा क्या करना होता है, तो करना यह होता है कुर्सी पर जाकर बैठना होता है। पान वान अगर खाते हैं तो पान खा लीजिए, बगल में एक पीकदान रख लीजिए, है ना। और टोबैको अगर खाते हैं तो सचिव ऐसा रखिए जो टोबैको बनाना जाने, और उसको इशारा करते रहिए कि भाई हर 1 घंटे 2 घंटे में सचिव महोदय हमें उपलब्ध कराते रहिएगा। ऐसे भी मंत्री रहे, यही करना होता है। लेकिन अभी तो टेंशन में हो ना कि फिर कहीं जाके फंस न जाए। ना ना बेटा, कहीं कुछ फंसने फंसाने की बात नहीं, कुर्सी पर बस बैठने भर की देर है, सब हो जाएगा। लेकिन डर तो लग रहा है ना, तो जब एक बार उस काम को संभाल लोगे तो फिर अब एज यूज हो जाओगे उसके, आपको लगेगा कि सब बेकार का काम है, कोई इसमें प्रेशर वाली बात है ही नहीं। बात भी यही 12 तो इस पे बेटा नजर रखनी है। इस बीच में आखिर हो क्या गया 1935 और 1947 के बीच में, कि बड़ी दरिया दे दिखा दिया इन लोगों ने कि भाई आप अपना संविधान बना लो, हम आपको संविधान बनाने की अनुमति दे रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि ऐसा गांधी जी की वजह से, यानी गांधी जी ने इतना नाक में दम कर दिया अंग्रेजों के कि उनको लगा कि भारत को छोड़ ही देना चाहिए, है ना। और ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। और गांधी जी तो खुद ही संदेह के दायरे में है भाई, और संदेह करने वाले तो संदेह करते ही हैं। हर उस इतिहास पढ़ेंगे आप तो उसमें एक मजेदार वाक्य है, थोड़ा हिस्ट्री से रिश्ता है बेटा, तो बीच बीच में उल्लेख करना जरूरी है। गांधी जी ने एक मार्च शुरू किया था जिसका नाम था दांडी मार्च, सुना। वो साबरमती आश्रम से कह रहे कि नमक के कानून के विरुद्ध बेटा इन्होंने दांडी मार्च किया ना। कहा जाता है एक अंग्रेज पत्रकार आया था कवर करने के लिए ब्रिटेन से। एक अंग्रेज, पूछा भी गया है आपसे कि दांडी मार्च को कवर करने के लिए कौन सा ब्रिटेन से पत्रकार आया था। नाम था उसका वेब मिलर, वो ब्रिटिश पत्रकार था। गांधी जी काम कौन सा कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। और इस विरोध को कवर करने, जैसे अभी हम कहते हैं कि मेहता पार्क में धरना करेंगे, और इस घटना को कवर करने वाशिंगटन पोस्ट और फलाना ढिमाका जितने वर्ल्ड लेवल के अखबार हैं वो आ जाए कि भाई इसको कवर करना है, पूरी दुनिया को बताना है। तो क्या है इरादा, ये सब आप समझ रहे हैं ना कि कुछ फैब्रिकेटेड मामला दिख रहा है। क्योंकि ये आजमगढ़ के मेहता पार्क में या कहीं भी किसी लोकल स्थान पे अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हो तो इतनी बड़ी मीटिंग तो है नहीं कि पूरे नेशनल वाइड जरूरी है। इसको अनावश्यक हाइप दिया जा रहा है, या हमें थोड़ा सा हाइप देने की कोशिश हो रही है कि विश्व एरिना में इनको भी जान लो।
तो गांधी जी की पूरी यात्रा को कवर करने तमाम जो लोकल पत्रकार थे तो थे ही, एक ब्रिटेन का पत्रकार आया था, वेब मिलर। वो लिखता है कि गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू की। पूछा तो यह भी गया है आपसे कि इतने अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू किया। ये मेरा इलाका नहीं है, ये इतिहास का इलाका है, टीचर पढ़ाएगा तो बात करेगा। और अंग्रेजों ने बेरहमी से प्रहार किया। ये वेब मिलर की वर्डिंग है कि अंग्रेजों ने यात्रा रोकने के लिए बेरहमी से कोशिश की और इनके जितने अनुयायी थे उनके सरों पे लाठियां गिर रही थी, वो जमीन पे गिरते जा रहे थे और गांधी जी बहादुरी से आगे बढ़ रहे थे। अच्छा लग रहा है पढ़ के, बहुत बहादुर आदमी थे गांधी। एक आध उधर क्यों नहीं पड़ गई? अरे भैया, ट्रेन का डब्बा पकड़ने से ट्रेन थोड़ी रुकती है, इंजन को रोको तो ट्रेन रुक जाती है। गांधी जी पे कोई प्रहार नहीं हुआ, अनुयायी खून से लथपथ होते जा रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि मैंने बहुत इतिहास में, शायद मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने कहीं पढ़ा होगा कि गांधी जी को किसी आंदोलन वगैरह में चोट लगी, अंग्रेजों ने एक दो डंडे चला दिया, सरदार, हाँ जेल वेल तो यार क्या जेल होती थी वो, अभी हम नाम नहीं लेंगे किसी का। हाँ, तो वो जैसे जेलें आज की है ना कुछ खास लोगों के लिए, वैसे ही जेल थी। हाँ हाँ, चले जाएं वो अलग बात है। देखो, वो टिकट टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान नेता तो थे, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। चौरी चौरा कांड, आंदोलन वापस ले लेना, बीच का एक कालखंड ऐसा था जिसमें गांधी जी नेपथ्य में चले गए, और फिर एरिना में गांधी जी बहुत दिखते नहीं। 42 के बाद आप देखोगे थोड़ा नेपथ्य में चले गए गांधी जी। तो ये सारा जो मामला है बेटा, हम अब उधर तो इतिहास की समीक्षा हम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने इलाके की समीक्षा जरूर करेंगे। भारत को स्वतंत्र कराने में भगत सिंह की भूमिका है, भारत को स्वतंत्र कराने में चंद्रशेखर आजाद की भूमिका है, भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी की भूमिका है, भारत को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, भारत को स्वतंत्र कराने में एक एक आंदोलनकारी की भूमिका है। लेकिन इन सब की वजह से भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, ये तो तय जान लीजिए। इनकी वजह से भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने अपना प्रयास किया, और मुझे लगता है कि इसके लिए भी हम लोग याद करते हैं कि भाई इन लोगों ने कोशिश किया। और मुझे लगता है कि भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुझे लगता है इससे बड़ा उत्सर्ग और कुछ हो ही नहीं सकता। देश को स्वतंत्र कराने के लिए इन लोगों ने आखिरी दम तक लड़ा। करा पाए नहीं करा पाए वो बात की बात है, आज हम स्वतंत्र हो गए हैं तो हम तो इनको याद करेंगे ही। एहसान फरामोश समय नहीं। आपकी जान बचाने में मेरी जान चली जाए, आपकी भी जान चली जाए, लेकिन मैंने अपने जीते जी आपको बचाने की तो भरपूर कोशिश की ना। इस बात के लिए मुझे तो लोग याद करेंगे ही कि भाई अपने जीते जी इसने कोशिश किया, भले बचा पाए नहीं बचा पाए वो बात की बात है। इन लोगों ने भारत को स्वतंत्र कराने की पुरजोर कोशिश की, ये इन लोगों का एहसान है, और दैट्स वाई हम याद करते हैं। लेकिन भारत जो स्वतंत्र हुआ बेटा, इनमें किसी की भूमिका की वजह से नहीं हुआ। स्वतंत्र होने का सबसे बड़ा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। न द्वितीय विश्व युद्ध हुआ होता, न हम इतनी जल्दी स्वतंत्र हुए होते, शायद हुए होते वो बात की बात है, इतिहास के पन्नों में या इतिहास के गर्त में कहीं छुपा होता। लेकिन जो हम स्वतंत्र हुए वो बहुत बड़ी घटना थी बेटा, सेकंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। कहने के लिए खत्म हुआ 45 में, खत्म तो 44 में ही हो गया था। लेकिन एक देश था जो कह रहा था ना ना अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी खत्म हुआ ही नहीं। क्योंकि उसको अपना बदला चुकाना था, और वो था यूएसए। जापान ने इनको दर्द थोड़ा ठीक ठाक दिया था पर्ल हार्बर पे हमला करके, और उसकी भरपाई अमेरिका कर नहीं पाया था। वो होता है ना, जैसे दो लोग लड़ रहे होते हैं, थप्पड़ उप्पड़ मारे हैं, घूसा मारे हैं, और पकड़ी पकड़ा हो गई, तो जो थोड़ा पिटाया है उसके मन में बड़ा खुन्नस रहती है, वो चाहता थोड़ा छुड़ा उड़ा के का थप्पड़ हम भी मार के थोड़ा सा वसूल कर लें, है ना। बस यही मामला था। विश्व युद्ध तो खत्म ही हो गया था, हिटलर मर गया, कहानी खत्म हुई। लेकिन अमेरिका ने कहा कि विश्व युद्ध भी खत्म नहीं हुआ है, और 6-9 अगस्त 1945 को जब तक इसने परमाणु बम नहीं गिरा लिया जापान पर, तब तक खत्म नहीं हुआ।
जब परमाणु बम गिरा लिया, ठीक ठाक काम हो गया, तब उसने कहा अब खत्म हुआ। तो 45 में हम मान सकते हैं कि ऑफिशियली विश्व युद्ध खत्म हो गया। देखो एक बात बताएं, विश्व समुदाय तब भी था, विश्व समुदाय अब भी है, और विश्व समुदाय हमेशा रहेगा। और आप अगर कोई काम करते हो, वो चाहे चाइना करे, चाहे रशिया करे, चाहे यूक्रेन करे, चाहे यूएसए करे, कोई भी काम अगर करता है कम से कम ग्लोबल वर्ल्ड एरिना में, तो अपने काम को जस्टिफाई जरूर करता है। वो चाहे गलत ही क्यों ना करे, लेकिन उसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि हमने गलत नहीं किया। रशिया यूक्रेन पे जो कुछ करा, रशिया जस्टिफाई कर रहा है। भाई रशिया यूक्रेन पे जो भी कार्रवाई कर रहा है, उसको वो अपने हिसाब से जस्टिफाई कर रहा है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। नेटो जो यूक्रेन को सहयोग कर रहा है, वो भी जस्टिफाई कर रहा है कि भाई हम भी गलत नहीं कर रहे हैं। तो सारे लोग जस्टिफाई करते हैं ना। अमेरिका ने इराक पे हमला किया, तहस नहस कर दिया इराक को, सद्दाम हुसैन को फांसी वांसी पे टांग दिया, लेकिन अमेरिका ने जस्टिफाई किया ना कि हमने सही किया। तो सामने वाला जब कोई इंसिडेंट करता है बेटा, तो अपने आप को जस्टिफाई करता है। सड़क पे दो लोग झगड़ा कर रहे हो ना, और पुलिस जब पहुंच जाती है मौके पर, काहे झगड़ा हो रहा है, तो दोनों जस्टिफाई करते हैं कि हम सही है, ये सामने वाले की बदमाशी से झगड़ा हुआ। पुलिस वाले पूछते हैं काहे झगड़ा हुआ, तो घूर रहा था। अच्छा घूरेगा तो आप मार पिटाई कर दोगे, लेकिन किसी का जस्टिफिकेशन तो होता ही है ना बेटा। तो जरा से एक चीज बताइए, इतनी बड़ी लड़ाई हुई, करोड़ों लोग धरती पे मर गए, परमाणु बम तक झेला, तो प्रश्न तो पूछा ही है। विश्व समुदाय तो जानना चाहेगा ही। इराक के युद्ध में विश्व समुदाय जानना चाहा, अमेरिका से पूछा कि आखिरकार एक अच्छे भले देश को मिट्टी में क्यों मिला दिया। सद्दाम हुसैन जैसे भी आदमी थे, वो अलग चीज है, वो अलग इशू है, लेकिन इराक अमन चैन से था। जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इराक का दुनिया में सबसे अच्छा था एट दैट टाइम। अमेरिका ने मिट्टी में मिला दिया, आतंकवादियों की धरती बन गई आज इराक। ISIS से लेके क्या क्या सब पैदा हो गया उस पूरे इलाके में, इसके लिए जिम्मेदार कोई और थोड़ा ही है, यूएसए है। ऐसा क्यों किया, तो वो अलग समीक्षा का विषय वस्तु है, लेकिन थोड़ा सा आपको हम इशारा कर दें, अमेरिका ने एक LV दिया। मैंने कहा ना कि सामने वाले को अगर गोली मारोगे तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि हमने क्यों मार दिया, बताना तो पड़ेगा ही। भले आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो ना हो अलग चीज है, लेकिन लोग जस्टिफाई करते हैं कि भाई हमने गलत नहीं किया। तो अमेरिका ने जस्टिफाई किया कि इराक के पास वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, महाविनाश के हथियार है जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि सद्दाम हुसैन या वहां के लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ये इसका दुरुपयोग करेंगे। तो हम दुनिया की पुलिस हैं, हम पूरी दुनिया का ठेका लेकर बैठे हैं, तो हम इराक को रोकेंगे, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाने देंगे। क्या क्या कहानी हुई सब आपको पता होगा। पूरे इराक पे अमेरिका का कब्जा हुआ, कहां गया हथियार, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहां गए, एक सुई तक नहीं मिली। लेकिन क्या कह के हमला बोला गया, ये वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ना बेटा। अब समस्या ये हुई कि LV वहां भी गढ़ी गई, कहानी तो वहां भी गढ़ी जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध तो बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ बेटा, और विजेताओं को जवाब तो देना पड़ेगा, विजेताओं को बताना तो पड़ेगा कि भैया लड़ाई काहे हुई। तो जवाब दिया गया, अमेरिका ने जवाब दिया, ये साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई थी। अरे जर्मनी कर क्या रहा था, जर्मनी क्या कर रहा था, हिटलर क्या कर रहे थे, एक के बाद दूसरे देश पे कब्जा कर रहे थे। तो यही ना साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद कहते किसे है, आप दूसरे के भूभाग पर अतिक्रमण करिए, अपने भूभाग को बढ़ाने की कोशिश करिए, ये ना साम्राज्यवाद है। तो अमेरिका ने बड़े शान से जवाब दिया कि ये दुनिया में जो कुछ हुआ ये साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी, और किसी ने चुटकी ले ही लिया, ये सबसे बड़ा साम्राज्यवादी तो आपका दोस्त ही है। ब्रिटेन से बड़ा साम्राज्यवादी कौन है भैया, जो लगभग आधी दुनिया पे कब्जा किया हुआ है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप किसी जमीन पे कब्जा किए हो किसी के, तो किसी की जमीन के कब्जे की पंचायत में मत जाओ, क्योंकि जाओगे ना तो वहां कोई ना कोई आपसे पूछ देगा कि आए हो पंचायत करने, पहले अपना हाल चाल देख लो। खुद ही लोगों की जमीन कब्जा करते हो और आए हो यहाँ पंचायत करने, तो कुछ नैतिकता तो होनी चाहिए ना बेटा।
तो अब जब किसी ने ये चुटकी ले लिया कि भैया जी आप तो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, तो ब्रिटेन के खिलाफ कब लड़ोगे? क्योंकि ब्रिटेन से बड़ा साम्राज्यवादी तो इस समय धरती पे कोई है ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हिटलर आनंद फानन में कर रहे थे, ये धीरे धीरे कर डाले। तो अमेरिका ने दो टूक जवाब दिया ब्रिटेन को कि अब बहुत हुआ, अब चलो लौट चले घर। और आपको बताऊं 1945 से भारत ही नहीं, और आपको नहीं समझ में आता कि 45 और 47 इसके बीच में कोई रिश्ता है, और है। और भारत ही नहीं बेटा, एशिया से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से 50 देश स्वतंत्र हुए। उनको स्वतंत्र करना पड़ा, ब्रिटेन को छोड़ना पड़ा, हटना पड़ा पीछे। उसी बयार में हम लोग भी हो गए, क्योंकि कोशिश तो हो ही रही थी कि छोड़ो छोड़ो, भागो भागो, ये सब चल ही रहा था। लेकिन अब उनको लगा कि अब हमें वापस जाना होगा। और उसके पीछे एक कारण से जो मैंने आपको बताया ये था ही। दूसरा बड़ा कारण था कि थोड़ा ब्रिटेन कमजोर भी हो गया था। बहुत छोटी जनसंख्या वाला देश है बेटा, आज भी उसकी जनसंख्या बहुत कम है। मुझे लगता है 7 करोड़ 7.5 करोड़ के आसपास उसकी जनसंख्या है आज की डेट में। तो उस जमाने में और रही होगी। तो अब जाहिर सी बात है वो देश, उसको लगा कि अब हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत कब्जा किया हुआ है। ये फॉकलैंड है, ये इंग्लैंड है। इसका आपसे क्या रिश्ता है? लेकिन ब्रिटेन का कब्जा, फॉकलैंड ब्रिटेन का है आज की डेट में। अर्जेंटीना से लड़ाई हो गई उसकी, और पानी का वो विजेता है, पानी पे उसको कोई हरा नहीं पाया, तो फिर कब्जा कर ही लिया। तो कहने का मतलब ये था बेटा कि जो हम स्वतंत्र हुए, मैंने कहा था एक दिन आपसे, आपको याद नहीं है, कि जब विश्व परिदृश्य में कोई बड़ा बदलाव होता है बेटा, तो बहुत कुछ फेरबदल होता है, बड़े समीकरण बदलते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में एक समीकरण बदल गया, न प्रथम विश्व युद्ध हुआ होता, न मुस्लिम लीग अंग्रेजों के करीब आई होती, न द्वितीय विश्व युद्ध हुआ होता, न हम स्वतंत्र हुए होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं हुए होते, पता नहीं कब हुए होते या नहीं हुए होते, हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम ये 47 वाला मंजर तो नहीं हुआ होता। तो भारत को स्वतंत्र कराने में भैया जी सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हिटलर महोदय, है ना। न ये सब बवाल किए होते, न द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ होता, और न शायद भारत स्वतंत्र हुआ होता। क्लियर है बेटा? इस बीच की कुछ घटनाएं हैं बेटा जो आपको जानना बहुत आवश्यक है, तो उस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, और ये लिखना भी पड़ेगा। घटना ये हो गई कि जो विश्व युद्ध था बेटा 39 में शुरू हुआ, और ये धीरे 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 बहुत देशों तक फैल गया। कभी आपने ये देखा था कि अभी तो हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी विदेश यात्रा थोड़ी कम हो गई है, लो लेकिन इसके पहले तो धुआंधार फॉरेन टूर हुआ करता था। मुझे लगता है आप देख ही रहे हैं। मुझे लगता है कि जिंदगी का आधा समय तो हवाई जहाज में बीत रहा था। हाँ हाँ, तो आपने ये देखा होगा कि जहां भी जाते थे शहीद भारतीयों को श्रद्धांजलि देते थे। इजराइल गए, इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के, तो इजराइल गए, तो वहां भी जाके भारतीयों को श्रद्धांजलि दिया, शहीद भारतीयों को। कनाडा गए, वहां भी भारतीयों को श्रद्धांजलि दिया। अब ये बात तो समझ नहीं आती थी यार, हम लोग कहां कहां जाके मर गए। इजराइल कहां जाके मर गए, कनाडा में हम लोगों से क्या लेना देना था, वहां जाके मर गए। और दुनिया के विभिन्न देशों में हम अपनी जान गंवाए, हमने शहादत दी। इसके पीछे भारत जिम्मेदार नहीं था, इसके पीछे ब्रिटेन की सरकार जिम्मेदार थी। देखो बेटा, हम लोग ब्रिटेन का हालचाल तो आपको पता ही, आज की डेट में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है। ब्रिटेन में हर युवा को सेना की नौकरी करनी होगी। जैसे इजराइल में भी आप देखते हैं कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, सबको, लड़की लड़का सबको करना होता है, जो फिजिकली फिट है, हैंडीकेप्ट वगैरह नहीं है, आंखों से ठीक ठाक दिख रहा हो। हाँ, नहीं पता चले दिख ही नहीं रहा है, गोली मारना उधर मार दी इधर, तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, ब्रिटेन में आज भी है, भारत में भी है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। काहे नहीं है? हाँ जी जी, आप 100 वैकेंसी दे के देख लो खाली,
आप सेना में भर्ती के लिए 100 वैकेंसी दो, अगर 80 लाख ना पहुंच जाए तो मैं अपना नाम बदल दो। तो यहाँ कौन जरूरत, यहाँ तो भगाना पड़ता है, लाठी चार्ज करनी पड़ती है, भागो भागो भागो। तो हम तब भी ज्यादा थे, हम अब भी ज्यादा है ना बेटा। तो जाहिर सी बात है इसका दुरुपयोग किया ब्रिटेन ने। दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर इनकी लड़ाई हो रही थी, और ये 7 करोड़ लोग पूरी दुनिया में लड़ लेंगे, ये संभव ही नहीं था। अरे आज ना 7 करोड़ है बेटा, इतने युवा रहे होंगे, पूरा ब्रिटेन खाली हो जाता। तो उनको फोकट में एक चारा मिल गया भारत, और यहां से भारतीयों की भर्ती करते थे और दुनिया के किसी मोर्चे पर भेज देते थे, और हम बहादुरी से लड़ते थे। नमक की कीमत हम चुकाना जानते थे। ये हाँ, एक तो मुहावरा वहावरा है ना, तो मुहावरा भी मरवा देता है। आप कभी कभी कह कह के लोग मरवा देते हैं, अरे नमक की कीमत नहीं चुकाएंगे, चुका देंगे, गला वाला कटवा लेंगे, कट जाएगा गला। ये एक परेशानी थी, चढ़ा चढ़ा के मरवाने वाले बहुत लोग हैं। जैसे एक कौम है ना बेटा, एक बिरादरी है ना, उसको चढ़ाया बहुत जाता है। अरे आप योद्धा रहे हैं, और आपके बाप दादा एकदम युद्ध भूमि में गर्दन कटा ही लेते थे, 14 साल होते होते आप कहीं जिंदा हैं? तो मर जाओ जाके युद्ध भूमि में। एक कौम है ना हमारे यहाँ जिसको कहा जाता है दे आर वॉरियर, अब कह कह के वॉरियर बना दिए। मन नहीं हो रहा तलवार उठाने का, चढ़ा चढ़ा के उठवा दिए, मर गए। तो समस्या ये भी होती है ना बेटा, कि कह कह के भी आदमी को करना पड़ता है, मजबूरी है। सब लोग योद्धा कह रहे हैं, और हमारी तो नाक कट जाएगी तो दिखाना पड़ेगा, हाँ उसी में मारे गए तो कोई बात नहीं, ये ना होता है। तो भारतीयों में ये इस तरह के मुहावरे बड़े प्रचलित थे, और इनका बहुत असर होता है हमारे मनों पे, कि नमक हरामी नहीं करनी होती है। तो अंग्रेजों का नमक खाए हैं, नमक हरामी नहीं करेंगे, पूरी ताकत से पूरी क्षमता से लड़ते थे। एक लड़ाई हुई थी बेटा इजराइल में, हाइफा का युद्ध, नेट पे सर्च करिएगा, हाइफा की लड़ाई, भालों से बंदूक वालों को हरा दिया। सिर्फ जो हमारे सैनिक थे उनके पास भाले थे, और उधर इनफील्ड राइफल के सामने उनका मुकाबला था, टिकने नहीं दिया। ये पराकाष्ठा थी हमारी योद्धा की। तो ये भैया उनको अब भारत की बहुत जरूरत थी ब्रिटेन को। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को ये ढंग से पता था कि अब बिना भारत के ये लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती। और भारत में जो कांग्रेस के लीडर थे वो इस बात को समझ गए थे कि अब ये सही वक्त है, दिस इज राइट टाइम, क्योंकि अब इनकी टांग फंस चुकी है। और भारतीयों ने कहा कि अब विश्व युद्ध में आपको हम सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजों को तो काटो तो खून नहीं कि लो भैया ऐन वक्त में जवाब दे रहे हैं। और उनको ये पता था कि अगर इस विश्व युद्ध में भारतीयों ने सहयोग नहीं किया तो फिर युद्ध तो गया, हम इतने सैनिक कहां से लाएंगे, और इस तरह के सैनिक कहां से लाएंगे जो अपने नमक की कीमत चुकाना जानते। एक फायर हुआ तो सब भाग खड़े हुए, ऐसे तो यहाँ के सैनिक नहीं थे। अब समस्या ये हो गई कि अब अंग्रेज आ गए थे बैकफुट पे, पहली बार अंग्रेज बैकफुट पे आ गए, और उन्होंने अब भारतीयों को मनाना शुरू किया। और भारतीय जो नेता थे उनको समझ में आ गया कि ये सबसे सही वक्त है, और उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। उसमें एक धार्मिक अवधारणा भी थी बेटा, एक धार्मिक एंगल भी था, वो भी आपको थोड़ा बता दें, इतिहास में देखिएगा। हिंदू धर्म के अनुसार समुद्र पार की यात्रा वर्जित है। अभी तो सब लोग कहां कहां जा रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन एक टिपिकल जो हिंदू शास्त्र है उसके हिसाब से समुद्र पार अगर किसी हिंदू ने यात्रा किया तो विधर्मी हो जाएगा, और ये हमें समुद्र पार की यात्रा कराते थे। अरे कनाडा गए होंगे तो समुद्र पार करके ही न गए होंगे। अब कुछ भारतीय इस भावनाओं को उभारने के फिराक में थे, ताकि 1857 वाली स्थिति बन जाए, और वैसी स्थिति अगर बन गई होती अंग्रेज परवर ना टेक पाते। तो अब भारतीयों को मना, अब ये कहते हैं ना बेटा, वो पहला अवसर था, द्वितीय विश्व युद्ध ने पहला अवसर दे दिया भारतीयों को, कि अंग्रेजों को बैकफुट पे आना पड़ा और भारतीयों को मनाना पड़ा। और सबसे बड़ी गलती जो किया अंग्रेजों ने, नहीं गलती नहीं किया, अपने लिए तो अच्छा ही किया, कि भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया औपचारिक रूप से, ऑफिशियली। अब जैसे इनसे हमारा झगड़ा हो रहा हो और हम आधिकारिक रूप से कहें कि आप हमारे साथ हैं,
तो ठीक है, आपका तो मैंने फंसा दिया, अब ये आपसे खुन्नस निकालेंगे। अच्छा, बड़ा साथ थे ना उनके। अब लोग अगर ये आपको कुछ बनाने बिगाड़ने में सक्षम हो गए तो छोड़ेंगे नहीं आपको। यही ना किया अंग्रेजों ने, भारत को बेवजह फंसा दिया। हमारी हिटलर से कौन सी दुश्मनी थी, हमारी मुसोलिनी से कौन सी दुश्मनी थी, लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा कर दिया कि विश्व युद्ध में भारत हमारे साथ है, हमारे गिरोह में है। अरे कौन भारत आपके गिरोह में है? और भारत कौन था? सब तो आप ही लोग हो। गिरोह में शामिल कर लो, मत शामिल कर लो, ये सब आपकी मर्जी। क्योंकि बिना भारतीय नेताओं को विश्वास में लिए, बिना भारतीय नेताओं से राय बात लिए, बिना कांग्रेस को कुछ बताए, बिना मुस्लिम लीग को कुछ बताए, और भी छोटी छोटी पार्टी थे, बिना किसी के कानों कान खबर दिए इन्होंने भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। और किसके खिलाफ? हिटलर के खिलाफ। और हिटलर ने नोटिस किया, अच्छा भारत हमारे खिलाफ लड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि पहले इसी को समझा देते। अब जरा भारत की हालत देखो। द्वितीय विश्व युद्ध में बेटा हिटलर कितना शक्तिशाली था, कभी आप पढ़ के देखिए। कोई सोच भी नहीं सकता कि हिटलर को भी कोई हरा सकता है। मैंने थोड़ी देर के लिए भी नहीं कोई सोच सकता था। और हिटलर का तो ये आलम था ना बेटा, वो युद्ध तो कम करता था, धमकाता ज्यादा था। उसकी धमकी में इतना असर होता था कि युद्ध करने के लिए छोड़ दो, उस देश की सेना ही भाग जाती थी युद्ध छोड़ के। वो तो जैसे मेरिट लिस्ट जारी होती है ना, वैसे वो लिस्ट जारी करता था, कल फलाने 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 देश पे हमला होगा। अरे हमला इसे चुपके से कर दिया जाता है कि ऐसे डिक्लेयर करके किया जाता है? और जिस देश का, वो सारे देश सांस रोक इंतजार करते थे किसका नंबर है, उस लिस्ट में जिस देश का नाम होता उसकी सेना ही भाग जाती थी। ये था हिटलर का खौफ। और उसमें आपने भारत का नाम भी लिखवा दिया। और हिटलर ने कहा कि बाकी लोगों को तो बाद में समझाते हैं, पहले इन्हीं को समझा देते हैं। बस शुक्र ये मना कि थोड़ी दूरी थी आपकी, नहीं तो हिटलर समझा दिया होता भारत को भी। अब भारतीय नेता तो इस फिराक में थे कि अगर विश्व युद्ध में हिटलर ने जीत हासिल की, अगर, जिसकी संभावना बड़ी प्रबल थी, तो भारत का क्या होगा? 200 साल साहब लोग, और फिर पता नहीं कैसो साल अब जर्मनी शासन करे भारत पे। यही ना होता रहा है पूरी दुनिया में। अब जाके देख लो, जिसका उपनिवेश था उसको अगर हराया तो उस देश का उस पर कब्जा हो गया। यही होता रहा बेटा। अब भारतीय नेता तो एकदम शॉक्ड हो गए कि अरे यार, अभी तो हम लोग स्वतंत्र कराने की भूमिका बना रहे थे और इधर तो फंसा दिया उल्टा। और ये तो तय था कि ब्रिटेन हारेगा, कम से कम उस समय तक तय था। भारत की क्या दशा हो गई आप जरा बताओ, कि आगे कुआं पीछे खाई। ये नालायक तो ऐसे ही शासन कर रहे हैं, अब अपने हारेंगे, भारत को भी गंवाएंगे, भारत पे अब जर्मनी का शासन हो जाएगा। इसीलिए भारत के नेता दो दिशाओं से सोचने लगे। कुछ नेताओं ने कहा कि हम इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे, और किसी तरह से हिटलर को कन्विंस ये कर लिया जाए कि भैया भारत से कोई लेना देना नहीं। हिटलर खैर इतना मूर्ख नहीं था जो नहीं समझ पा रहा था, और प्लान बी पे काम कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। वो हिटलर को समझाने में सफल हो गए कि भारतीयों की इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, और आप अगर हमें थोड़ा मदद कर दें तो हम अंग्रेजों के खिलाफ ही युद्ध कर दें। और हिटलर इसके लिए सहमत हो गया। यानी कहीं ना कहीं हमने हिटलर को कन्विंस कर लिया कि भैया हम आपके खिलाफ नहीं है, सिर्फ मजबूरी है जो आपके खिलाफ हम दिख रहे हैं। और भारत में भी स्थिति गंभीर हो गई थी। उसमें कांग्रेस की लगभग 7 प्रांतों में सरकारें थी, और कांग्रेस ने 7 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। आपको पता है 1935 में हम ऑटोनॉमस हो गए थे, मैंने लगभग स्वायत्त हो गए थे। कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, कहा ऐसी सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं है जो इतने बड़े निर्णय में भी हम लोगों को कानों कान खबर नहीं थी। तो अब अंग्रेज बुरी तरह से फंस गए। कांग्रेस इधर विरोध कर रही थी कि हम युद्ध में सहयोग नहीं करेंगे, और ऊपर से धार्मिक भावनाएं भी भड़काने की कोशिश हो रही थी कि अरे जा रहे हो समुद्र के पार, और आना तो फिर हिंदू रहोगे नहीं और कुजात हो जाओगे। तो ये सब बड़ी समस्या पैदा हुई, और इसमें फिर गांधी जी की भूमिका थोड़ी संदिग्ध हुई। संदिग्ध ये हो गई कि गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के सामने बड़ी विषम स्थिति है, और इस स्थिति में हमें अंग्रेजों को मदद करना चाहिए। वो दुश्मन ही क्या, जिसकी विषम स्थिति में हम उसको तबाह ना कर दें। अरे भाई, दुश्मनी का मतलब ये है कि आप जब सबसे संकट में हो तभी आपको तबाह किया जाए। मजबूत हो जाओगे तो तबाह होगे।
तो ये थोड़ा सा मामला था, तो अब चुप ही करा दिए कि अब आप चुप ही रहिए तो बेहतर है। अब उसमें कुछ घटनाक्रम हुआ, अब भारत को मनाने की जुगत शुरू हुई और भारत अपनी अब थोड़ा सा ऐठन वैठन दिखा रहा था, और इसी बीच में कुछ घटनाएं हुई बेटा, तो वो सब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो शुरुआत करें, पहली हेडिंग बनाए बेटा, कैबिनेट मिशन। देखो, कैबिनेट मिशन इतिहास में भी है, कैबिनेट मिशन की भूमिका संविधान में भी है, तो हम संविधान वाली भूमिका को लेकर चलेंगे। लिखें, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1939 में क्या हुआ बेटा? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। भारतीय नेताओं से बिना परामर्श लिए भारत को भी विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया। भारतीय नेताओं से बिना परामर्श लिए भारत को भी विश्व युद्ध में क्या किया बेटा? सम्मिलित कर लिया, शामिल कर लिया। जिसके कारण कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई। ठीक है बेटा, कांग्रेस शासित प्रदेशों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लगभग 7 प्रांतों में इनकी सरकारें थी बेटा। कांग्रेस शासित प्रदेशों से इन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो क्या उद्देश्य था बेटा? विरोध करना। और यही था कि इतने बड़े बड़े निर्णय आप ले रहे हो बिना हम लोगों की राय के, तो सरकार वरकार चलाने का रहने का मतलब क्या है? फिर आप करो, जैसा मन करे वैसा करो। तो शासक में अंग्रेज पड़ गए और उनको घबराहट होने लगी। इसी बीच में तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, 8 अगस्त 1940 को उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको कहा जाता अगस्त प्रस्ताव। ये महत्वपूर्ण है बेटा, इतिहास के लिए भी, संविधान के लिए भी। तो तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इस बात को मान लिया कि भारतीयों को संविधान सभा का अधिकार है और भारत अपना संविधान बनाए। कम से कम पहली बार किसी ने स्वीकार कर लिया कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा कि पहली बार आधिकारिक रूप से उन लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन समस्या का समाधान, अब ये सब इसलिए हुआ ना बेटा कि थोड़ा भारतीयों को खुश किया जाए, प्रसन्न किया। जब ये सब बोलेंगे कि आप भारतीयों का अपना संविधान होगा, भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, तो थोड़ा भारतीय हमारे पक्ष में आ जाएंगे। ये तब भी होता था, आज भी होता है। राजनीतिक पार्टियां इस तरह के सगुफे छोड़ती रहती हैं कि हमें जिताइए तो फलाना हो जाएगा, बिजली का बिल माफ हो जाएगा, बैंक का लोन माफ हो जाएगा। ये सब क्या है? नौटंकी ही तो है। तो कुछ इसी तरह की नौटंकी थी। समस्या का समाधान हो नहीं पाया बेटा, विरोध जारी रहा। इस बीच में ब्रिटेन से स्टेफर्ड क्रिप्स को 1942 में भारत भेजा। नेता थे हाउस ऑफ कॉमन्स के, तो स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया 1942 में। और उनको सिर्फ इसीलिए भेजा गया कि भारतीयों को मनाइए, भारतीयों को समझाइए, इस विश्व युद्ध में हमें सहयोग करें, और कोई उद्देश्य नहीं था क्रिप्स मिशन का। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, तमाम भारतीय नेताओं को जुटाया और कहा कि हम ब्रिटेन की सरकार की ओर से आए हैं, हम आपसे बातचीत करने, और ये डेडलॉक क्यों है भाई, इस विश्व युद्ध में आप हमें सहयोग करिए। भारतीयों ने कहा कि क्यों करें, गिव एंड टेक का कुछ मामला हो तो करें।
लेन देन कुछ हो जाए, बार्गेनिंग हो जाए। तो स्टीफर्ड क्रिप्स ने कहा कि आप इस विश्व युद्ध में हमें सहयोग करिए और हम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आपको संविधान बनाने की अनुमति देंगे, लेकिन विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, क्योंकि अभी हम दूसरे पचड़े में पड़े हुए हैं। तो अच्छा ही बोला, लेकिन जैसे क्रिप्स ने यह कहा तो चारों ओर हंसी के ठहाके शुरू हो गए। क्रिप्स खुद ही घबरा गया कि हम ऐसा क्या गलत बोल गए। उसने ये कहा कि विश्व युद्ध जब समाप्त होगा तो हम आपको संविधान बनाने की अनुमति देंगे, और ये चुटकुला महसूस हुआ लोगों, लोग हंस दिए। क्रिप्स घबरा गया कि आखिर गलत क्या हो गया। तो किसी ने बीच में से पूछ दिया कि कौन बता दिया कि विश्व युद्ध आप जीत रहे हो? भाई 42 में कहां से सपना आपने देख लिया कि विश्व युद्ध हम जीत रहे हैं? अरे जब जीतोगे तब ना हमें संविधान बनाने की अनुमति दोगे। लग तो नहीं रहा है, लक्षण तो कहीं दिख नहीं रहा है। और ब्रिटेन तो बच खाली इसलिए गया ना बेटा, जैसे विश्व युद्ध में वो एक द्वीप जैसा देश है। अगर मुख्य भूमि पे रहा होता यूरोप का ना, तो हिटलर इनका काम तमाम कर ही दिया होता। बस ये था कि वो यूरोप के मुख्य भूमि से, ब्रिटिश चैनल से अलग होता है, वो समुद्र में था। अस्सल सेना तेजी से हमला नहीं कर सकती थी। तो हिटलर का प्लान ये था कि पहले इधर का मामला निपटा लेते हैं और फिर इनको लास्ट में निपटा देंगे। ये तो ब्रिटेन भी समझ ही रहा था कि यही सब होने वाला। तो बहरहाल क्रिप्स को भारत भेजा गया और क्रिप्स ने यही सब कहा तो लोगों ने आनंद ले लिया। अरे वो तो वही हाल है ना कि पड़ोसी से 5 लाख रुपया उधार मांगिए और कहिए कि जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो आपको दे देंगे। पड़ोसी कहेगा लग तो नहीं रहा कि आईएएस बन जाएंगे आप। कुछ ऐसा ही ना बात है बेटा, जिस बात का भी निर्णय ही नहीं हुआ। पलड़ा भारी हिटलर का दिख रहा है और कह रहे हो आप ये कि विश्व युद्ध हम जीतेंगे तो आपको संविधान बनाने की अनुमति दे देंगे। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया और शायद पहली बार गांधी जी का मुंह भी खुला और गांधी जी ने एक शब्द प्रयोग किया क्रिप्स मिशन के बारे में और कहा दिस इज पोस्ट डेटेड चेक। इंग्लिश में एक वर्ड है पोस्ट डेटेड चेक, भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक। एक ऐसा चेक अकाउंट में एक ढेला है नहीं और 5 करोड़ का चेक काट के दे दिए 2024 का। किस उम्मीद में कि करोड़पति हो ही जाएंगे तब तक और अकाउंट में पैसा आ जाएगा तब निकाल लीजिएगा। इसी को कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। एक ऐसा चेक जिसमें भविष्य की कोई तिथि डाल दें आप। डाल दीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अकाउंट कुछ हेल्दी दिखे, बिजनेस आपका ठीक ठाक दिखे। तो उन्होंने कह दिया कि ये भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक इन्होंने दे दिया और ब्लेंडर है ये। और फिर गांधी जी ने बंबई की ग्वालियर टैंक मैदान से एक नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 में एक नारा, ये सब महत्वपूर्ण है बेटा जो हम बोल रहे हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, कहां से दिया? तो 1942 में ये नारा आया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। कौन कहा? महात्मा गांधी ने। और अंग्रेज इतनी इज्जत करते थे गांधी जी की कि छोड़ दिए, है ना? अरे नहीं छोड़ा बड़ा भाई, ये सब नौटंकी तो चल ही रही थी, भारत छोड़ो, और छोड़ दिए भारत। और हुआ वही जो क्रिप्स ने वायदा किया था। 45 में विश्व युद्ध खत्म हुआ और 46 में ब्रिटेन की संसद ने एक मिशन भारत भेज दिया, जिसको हम लोग बड़े प्यार से कहते हैं कैबिनेट मिशन, है ना बेटा? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स भी था इसमें, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पैथिक लॉरेंस, जो उसमें भारत मंत्री थे, भारत सचिव थे, वही अध्यक्षता कर रहे थे। ये भारत आए और इस बार अच्छे मन से आए। इस बार कोई 3-5 करने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि जैसा हम लोगों ने वायदा किया था उस वायदे को पूरा करने आ गए हैं और अब भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति मिलेगी। लेकिन उसके पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि आखिरकार संविधान कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। ठीक है बेटा? और ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार ही संविधान सभा का निर्माण हुआ, जिस संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा सा लिखना जरूरी है। तो कहां तक पहुंचे हम लोग बेटा, जरा बोल दो। इस्तीफा दे दिया, समस्या का समाधान नहीं हो सका। समस्या का समाधान नहीं हो सका।
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव, ये बहुत जरूरी है बेटा, अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिसमें पहली बार भारतीयों के लिए संविधान सभा तथा संविधान की बात स्वीकार की गई। भारतीयों के लिए संविधान सभा तथा संविधान की बात स्वीकार की गई। माने अब वही लॉलीपॉप वगैरह दिया जा रहा था कि भाई भारतीयों को अब मना लिया जाए किसी तरीके से। वो इतना फंस गए बुरी तरह से ना बेटा कि उनको कहना पड़ा, क्योंकि वो जान रहे थे कि अब अगर ये सब नहीं करेंगे तो भारत में कहीं अगर कुछ उस तरह का विरोध शुरू हो गया तो फिर सब चला जाएगा। विश्व युद्ध तो जाएगा ही जाएगा, भारत भी जाएगा। तो भारत जाए, विश्व युद्ध बच जाए, ये उनके दिमाग में आया। माने आपको दो चीज खोने की गारंटी हो जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें से एक को बचा सकते हो आप, एक को खो सकते हो, तो सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। उन्होंने फैसला कर लिया कि भारत अगर जाता है तो चला जाए, ब्रिटेन न चला जाए, क्योंकि ब्रिटेन जाएगा तो सब चला जाएगा। एक कहावत है बेटा, सुन लो। वो एक हमारे मित्र ने सुनाया, एक अच्छे भले मानुष से कहा गया कि आप 3 में से एक कार्य चुनिए, और उसने कहा अगर तीनों ना चुने तो कहा तब मौत चुनना पड़ेगा। तो कहा गया कि 3 काम में से एक चुनिए। ये हुआ कि बताइए, कहा कि शराब पी लीजिए। कहा अगर शराब ना पिए तो नॉन वेज खा लीजिए, मांस खाइए। कहा ये ना करे तो कहा स्त्री के साथ समागम करिए। तीनों में से कोई ना कोई आपको करना पड़ेगा। और कहा अगर तीनों ना करे तो, अच्छे व्यक्ति थे, तो कहा तब मृत्युदंड के लिए तैयार रहिए, अब जान तो बचानी है। अब खराब में से कम खराब विकल्प चुनना था। तो उनको लगा यार शराब जो है ना वो फलों का रस ही तो है बाकी तो कुछ है नहीं। तो थोड़ा शराब में कोई बुराई है नहीं, तो शराब ही पी लेते, बाकी तो कान पकड़ लिया उन्होंने, ये सब काम तो हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने शराब पी लिया और बाकी सब कर लिया। जब शराब पी लिया और दिमाग जो अंड बंड हो गया, तो मुझे लगता है कि मांस भी खा लिया और जो भी था सब कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो चुनाव आपको करना होता है वो बड़ा सोच समझ के करना होता है, क्योंकि अगर वो ब्रिटेन के बचाने के फिराक में ना होते और भारत के बचाने के फिराक में होते तो ब्रिटेन भी जाता और भारत भी जाता, ये बिल्कुल तय जाने। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि भारत जाए तो जाए, ब्रिटेन को बचा लेना है। क्लियर है बेटा? तो उन्होंने फैसला जो किया वो, अरे बड़े चालाक लोग थे बेटा, तो उन्होंने भारत पे दाव खेल दिया कि हम आपको छोड़ रहे हैं, अपना देश तो बच जाए। लेकिन अभी छोड़ने की गारंटी नहीं दिया था उन्होंने, बस यही कहा था कि विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम आपको संविधान सभा देंगे और आप स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसा कुछ उन लोगों ने कहा। लेकिन अब समस्या ये भी थी बेटा कि विश्व युद्ध खत्म होगा, कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, अब ये तो भविष्य की गर्त में छुपा हुआ था ना बेटा। पैरा चेंज करिए। लिखे समस्या बनी रही, अर्थात भारतीय नेताओं का विरोध जारी रहा। भारतीय नेताओं का विरोध जारी रहा। समस्या के समाधान के लिए ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता
स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा? क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको आइडिया लग गया होगा क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। बोले बेटा? क्रिप्स मिशन का सिर्फ एक उद्देश्य था कि विश्व युद्ध में भारत को कैसे बनाया जाए, बस। ठीक है। अब इतिहास में थोड़ा विस्तार से पढ़िएगा, वहां पे बहुत विस्तार से जाना बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, है ना। लेकिन बस एक लाइन में हम बताएंगे कि क्रिप्स मिशन असफल हुआ, यानी क्रिप्स मिशन भारतीयों को समझाने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने ये कहा, वायदा तो किया कि विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम आपको संविधान बनाने की अनुमति देंगे, लेकिन एक तो ऐसा वायदा था ना बेटा जिस वायदे के पूरा होने की कोई गारंटी नहीं थी। विश्व युद्ध कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कब खत्म होगा, कब तक इंतजार करेंगे, ये सब बड़ा एक था पहलू। हाँ, लेकिन स्टैफर्ड क्रिप्स ने यह वायदा किया कि, लिख लो ये लाइन महत्वपूर्ण है, स्टैफर्ड क्रिप्स ने यह वायदा किया कि विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत, विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी। क्रिप्स मिशन असफल हुआ। संविधान पढ़ते समय बेटा क्रिप्स मिशन बहुत जरूरी है पढ़ना। क्रिप्स मिशन असफल हुआ, ठीक है बेटा। हाँ, अब गांधी जी वाला वो स्टेटमेंट बेटा पूछा बहुत गया है, तो मुझे लगता है आपको याद होगा, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। गांधी जी ने इसे माने क्रिप्स मिशन को, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने इसे क्या कहा बेटा? पोस्ट डेटेड चेक। हिंदी में भी लिख लो, भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक। ठीक है बेटा। विरोध शुरू हो गया कि नहीं नहीं भाई इसकी बात हम मानेंगे नहीं। तो गांधी जी ने बंबई में एक ग्राउंड है बेटा आज भी, जिसका नाम है ग्वालियर टैंक मैदान। तो ग्वालियर टैंक मैदान में एक मीटिंग बुलाई गई, और उसी मीटिंग में गांधी जी ने एक नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, या भारत छोड़ो का नारा कहां से दिया, ये बड़ा एक प्रासंगिक प्रश्न है। लेकिन बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, बंबई के कौन से बेटा? ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। ठीक है बेटा। देखो कभी कभी कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं। गांधी जी बहुत अच्छे लीडर थे बेटा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। उनके व्यक्तिगत जीवन पे बड़े प्रश्न चिन्ह लोग लगाते हैं तो लगाएं, लेकिन गांधी जी अपने में मस्त रहने वाले आदमी थे। वो हमेशा जिंदगी में काम किया करते थे, सत्य से प्रयोग करते थे। तो एक किताब में उन्होंने लिखा था, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के मेरे प्रयोग। तो कभी कभी कुछ प्रयोग नहीं करना चाहिए, सोसाइटी अलाउड नहीं करती, समाज अनुमति नहीं देता कि आप इस तरह का प्रयोग करें, लेकिन वो ऐसा प्रयोग करते ही रहे गांधी जी, इसीलिए थोड़ा रहस्यमय हो गए। लेकिन एक बात था कि वो करिश्माई नेता तो थे, और करिश्माई नेता नहीं होते बेटा तो एक चीज बताइए कि साउथ अफ्रीका से कोई भारत में आता है और देखते ही देखते भारत का नेता बन जाता है। ये तो केजरीवाल जैसा हुआ, नहीं हुआ? इतना तेजी से नेता बनते हुए तो दो ही मैं देखा,
एक तो गांधी जी और एक तो केजरीवाल। केजरीवाल अगर इतना तेजी से नेता बने तो उसकी बात थोड़ी डाइजेस्ट होती है कि मीडिया बड़ा तेज है आज की डेट में और ये सब है, पूरी दुनिया देख रही थी, भारत देख रहा था, टीवी पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। गांधी जी अचानक इतने बड़े नेता कैसे हो गए तब? जबकि भारत में मीडिया भी नहीं था, भारत में रास्ते भी नहीं थे, भारत में सड़कें ही नहीं थी, अखबार भी नहीं था, इतना तो नहीं था अखबार कि हर भारतीय तक सूचना पहुंच जाए। लेकिन मुझे लगता है कि देखते देखते वो साबरमती आश्रम आके बनाए अहमदाबाद में और पूरे भारत के नेता हो गए और ताबड़तोड़ आंदोलन शुरू हो गया। आपको नहीं लगता कि देयर इज समथिंग रॉन्ग? आप बोलना ठीक नहीं है भाई, है ना? लेकिन एक बात बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे काटजू साहब, बहुचर्चित न्यायाधीश रहे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश रहे, तो बीच में चले गए सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों के लिए न्यायाधीश रहे। अभी हैं, न्यायाधीश नहीं है लेकिन एलाइव हैं, अभी जिंदा, कार्यकाल उनका समाप्त हुआ। तो वो अपने बड़बोलेपन के लिए ही जाने जाते हैं। उनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, काटजू साहब। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, लोगों ने बड़ी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया। देखो, कल्लू बोले लल्लू बोले बात समझ में आती है। सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व न्यायाधीश अगर बोले तो थोड़ा सा तो सुनना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी अंग्रेजों के एजेंट थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये काटजू साहब ने कहा, अखबारों में छपा था। और अगर उन्होंने कहा होगा तो कुछ न कुछ तो उनके पास दलील जरूर रही होगी। अब इतिहास पे आप उस दृष्टिकोण से अगर अध्ययन करें, जो दृष्टिकोण न्यायाधीश महोदय ने दिया, तो उस चश्मे को लगा लें और उस चश्मे से फिर इतिहास को पढ़ें तो कुछ ठीक ठाक दिखता है। वो चश्मा अगर वो ना रहे तो फिर तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि हर बात के दो पहलू होते हैं। आप किस पहलू से किसी चीज को देखते हो, उसी पहलू से वो दिखता है। जैसे आपके बारे में बहुत अच्छी इमेज बना ली है, मैंने आपके बारे में, मेरे दिमाग में बड़े अच्छे विचार हो गए कि आप बड़े तेज तर्रार हैं, आप बड़े प्रबुद्ध हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको देख के लग रहा है, तो मेरे विचार आपके प्रति सकारात्मक हो गए। अब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूंगा और अगर आपने जवाब नहीं दिया, मान लें उत्तर नहीं बता पाए, तो भी आपके बारे में मेरे विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को समझा लेंगे कि हर प्रश्न का उत्तर हर आदमी कहां दे पाता है। एटीट्यूड का फर्क है ना। प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने, लेकिन फिर भी हमने आपके बारे में अच्छी राय ये बनाई कि भाई हर प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति नहीं दे पाता, नहीं दे पाए होंगे, लेकिन हाँ तेज तर्रार हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर आपके बारे में हमने खराब राय बना ली कि अच्छे आदमी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ से चले आए, और हमने फिर प्रश्न पूछा और आपने नहीं बताया, तो इस बार और बुरा हो जाएगा। वो तो पहले ही हमको मालूम था कि नहीं बता पाए, और देखिए हो गया सिर्फ। तो जब आप किसी के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं तो फिर आप अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं। अगर आप गांधी जी से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो आपको वही सब दिखेगा, और नहीं चश्मा उस्मा का पावर और बदल के देखेंगे तो दूसरा दिख सकता है। लेकिन यह है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है बेटा कि हम किसी को नहीं छोड़ते, है ना। सबकी टीका टिप्पणी करने का अधिकार है और यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन कोई ऐसी स्पीच नहीं होनी चाहिए जो किसी को तकलीफ दे, किसी को हर्ट पहुंचाए। तो क्रिप्स मिशन साहब फेल हो गया और छोड़ो ओड़ो का नारा ही रह गया, उनके कहने से भारत नहीं छोड़ दिए। हाँ, एक चीज जरूर हुआ कि इस बीच में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, साल 2 साल के बाद ही विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इस बार अंग्रेजों ने अपना वायदा निभाया, यानी जो क्रिप्स मिशन ने वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया गया। मंत्री था तो जाहिर सी बात है कि फिर एक योजना आई भारत में, और उसी योजना ने भारत के संविधान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो उसका नाम आज लिख लें बेटा, हेडिंग हम लोग बना लें, लिख लें कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। तो शुरुआत करने थोड़ा बड़ा है बेटा, तो टाइम लगेगा, तो जितना आगे हम बढ़ जाएं आज 2-4 लाइन। तो
तो मुझे लगता है बात बिल्कुल सही थी। विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन के 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के तीनों मंत्री थे, जो कि कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसलिए नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। और 3 जो लोग आए थे उसमें एक थे पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। यह भी आपसे पूछा गया कि इस मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। पैथिक लॉरेंस कर रहे थे, वो भारत मंत्री थे, भारत सचिव थे उस समय, और मुझे लगता है उन्हीं की जिम्मेदारी भारत के प्रति सबसे अधिक थी। लिखें, 2 लाइन बेटा लिख लो, फिर कल चर्चा करेंगे बाकी। लिखें, अपने वायदे के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। सब कुछ महत्वपूर्ण बेटा, कैबिनेट मिशन कितना सदस्य था, कैबिनेट मिशन के लोग कौन कौन थे, सब कुछ महत्वपूर्ण है। भेजा गया, तीनों का नाम लिख लिया जाए बेटा आज। पहला लिखें पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। हाँ, आगे थोड़ा एक जरूर लिख लीजिएगा बेटा, भारत सचिव यानी भारत मंत्री तथा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। अगला बेटा एवी अलेक्जेंडर, कैबिनेट मंत्री थे। और तीसरे व्यक्ति थे स्टीफर्ड क्रिप्स, ये भी कैबिनेट मंत्री था। एवी अलेक्जेंडर, ए वी अलेक्जेंडर, और तीसरे व्यक्ति थे बेटा स्टीफर्ड क्रिप्स, ये भी कैबिनेट मंत्री थे। क्योंकि तीनों कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, बोले बेटा, इसीलिए इसको हम लोगों ने कैबिनेट मिशन कहा। आखिरी लाइन बेटा लिखें, कैबिनेट मिशन की योजनाओं के अनुसार ही संविधान सभा का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन की योजनाओं के अनुसार ही संविधान सभा का निर्माण हुआ, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। कल थोड़ा कैबिनेट मिशन को विस्तार से पढ़ना है बेटा, आखिर योजना क्या थी उनकी। तो कोशिश करूंगा कि जो आप जानते हैं उसमें थोड़ा सा और हम बढ़ोतरी कर दें। तो कल इसी पे बात करेंगे। थैंक यू।